बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करा था नहीं करा था? करा था। इट इज द एनर्जी required or released when a atom, neutral gaseous atom, takes up a extra electron. क्लियर है बच्चों? अब ये क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की दे रखी है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रहा होगा, पर एटम ऑफ क्लोरीन अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। हमें कहा गया है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू Cl माइनस। 1 ग्राम क्लोरीन को अगर तुम Cl माइनस बना रहे हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इंपॉर्टेंट चीज, हमें कहा गया है गिव द आंसर इन किलो जूल। बच्चों 1 ग्राम क्लोरीन को जब तुम Cl माइनस बना रहे हो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी इन किलो जूल। क्लियर है यहां तक? और हमें लिखा हुआ है कि जो Cl माइनस बन रहा है वो किस में बन रहा है? गैसियस स्टेट में। मतलब Cl गैस गिविंग Cl माइनस गैस, दिस इज अ रिएक्शन। न्यूट्रल गैसेस एटम इज एब्जॉर्बिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, टेकिंग अप एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके लिए एनर्जी कितनी है बच्चों? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक काम करें, सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। पर एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक मोल एटम्स, क्लोरीन एटम जब Cl माइनस बनाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इंटू Na कर दें। तो वही मैंने किया है, 3.7 इंटू Na। ये आंसर किस में दे रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमने जो 3.7 था ये किस में था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 3.7 इंटू Na हमें एनर्जी दे रहा है, एनर्जी रिलीज, बट इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलो जूल में। पहले जूल में कन्वर्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आंसर जूल में आ गया। हमें आंसर किस में चाहिए? किलो जूल में, डिवाइड बाय 1000। गॉट इट और नॉट गाइस? क्या ये आंसर है? ना। हमें ये एनर्जी रिलीज है व्हेन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गोज टू Cl माइनस। हमें क्या आ गया है? 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गोज टू Cl माइनस। तो 1 ग्राम में देख लो मोल कितने होंगे। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स देयर आर इन 1 ग्राम। मोल क्लोरीन एटम्स, हाउ मेनी मोल क्लोरीन एटम्स आर इन 1 ग्राम? कितने मोल होंगे बच्चों? 1 बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इतने मोल हमारे पास क्लोरीन एटम्स है, इतने मोल हमारे पास क्लोरीन एटम्स हैं जिनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? Cl माइनस। अब अगर 1 मोल में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो इतने मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होगी गाइस? मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें एनर्जी दे रहा था, ये एक्सप्रेशन हमें एनर्जी दे रहा था किलो जूल में फॉर 1 मोल। फॉर 1 ग्राम इतने मोल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज गिविंग अस द आंसर इन किलो जूल। द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल क्लोरीन गोज टू Cl माइनस, 1 ग्राम क्लोरीन, सॉरी 1 ग्राम क्लोरीन गोज टू Cl माइनस, दिस इज द एनर्जी रिलीज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नोट कर लिया? आगे चलें। क्विकली नोट इट डाउन गाइस। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमसे हो भी सकते थे अगर मैंने ना करवाया होता, देयर इज अ चांस यू माइट हैव डन इट। लेकिन मैंने करवा दिया है, अब तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा आ गई होगी। आई एम अज्यूमिंग दैट। नेक्स्ट विल गो ऑन टू अ न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, tendency to pull an extra electron, and the tendency to pull shared pair of electrons is electronegativity. एक आवारा इलेक्ट्रॉन को पकड़ना इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
एक आवारा इलेक्ट्रॉन को पकड़ना इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ आया नहीं आया बच्चों? सो नोट इट डाउन, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना। 1 second guys, Daksh beta, is that you? Hello Daksh beta, 1 second बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था, electronegativity is the tendency to pull the shared pair of electrons towards itself in a covalent molecule. Clear है guys? Good. जैसे Cl से Cl माइनस बनाना, ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर HCl के अंदर हम देखें, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं HCl में बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ओवरऑल, एक हाइड्रोजन का होता है, एक क्लोरीन का होता है। अब इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन जो पुल करेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर और नॉट गाइस? ये सही पूछा जाए, नॉर्मली एक्सपेक्टेड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होगा। कैसा होगा बच्चों? ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया है मैंने कि इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है एक्चुअली? H, और ये जो इलेक्ट्रॉन है किस तरफ चले गए गाइस? क्लोरीन की तरफ चले गए ज्यादा। द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन पुल्ड टुवर्ड्स क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड क्लोरीन। समझ आया नहीं आया बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस तरफ शिफ्ट कर गया? क्लोरीन की तरफ। क्यों शिफ्ट कर गया क्लोरीन की तरफ? क्योंकि क्लोरीन इज मोर पुलिंग। H की पुल करने की टेंडेंसी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रिलेट टू अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये एटम के लिए होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकाल देना या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए है। Whereas electronegativity is a property of a atom in bonded state. ये मॉलिक्यूल में देखी आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में देखी आती है? मॉलिक्यूल में। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडिविजुअल एटम के लिए देखी आती है, नॉट अ मॉलिक्यूल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम, उसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 4 होती है। ठीक है ना बच्चों? वैल्यू 4 होती है फ्लोरीन की। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो फ्लोरीन ना था, फ्लोरीन से ज्यादा कौन था? क्लोरीन था। क्लोरीन was more, it had more tendency to accept an extra electron as compared to फ्लोरीन। मतलब F से F माइनस बनाना मुश्किल, Cl से Cl माइनस बनाना आसान, राइट? लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा कौन होगा? पुलिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन। इसमें जो ज्यादातर तुम्हारी जो एक्सेप्शंस आ रही थी वो सारी की सारी हट जाएंगी। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी थी? मैग्नीट्यूड। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा किसकी थी? सल्फर की थी। जस्ट लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। मतलब जो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वो सारे हटते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मोस्टली। क्लियर है बच्चों? एक चीज और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। आइडिया बिंग, ऐसे सोचो उसे यार, वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बॉन्डेड।
भाई तुम कहोगे Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ है ना? क्या तुम कह सकते हो Cl में क्या होगा? जब दोनों ही सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कुछ पता लगा पा रहे हो ना? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही होंगे। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, एग्रीड। लेकिन अगर दोनों ही क्लोरीन है तो तुम क्या कहोगे? इट इज डिपेंडेंट ऑन द एटम टू विच इट इज बाउंड। मतलब ये रिलेटिव देखा जाता है। सपोजिंग फ्लोरीन और क्लोरीन को देखो, तुम कह रहे हो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में देखोगे तो क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज रिलेटिव, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव। यू हैव टू सी कि दूसरा एटम कौन सा है। समझा नहीं समझेगा है? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सिंपल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। इसको तुम आयनाइजेशन से रिलेट कर सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या? तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी या ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम की होगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम, इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। Ionization energy is positive. Try to understand, ionization energy is the energy that has to be supplied. क्लियर है यहां तक? अगर तुम्हें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अगर कम एनर्जी देनी पड़ रही है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मेटालिक नेचर हाई होगा नहीं होगा? आसानी से कैन लूज इलेक्ट्रॉन। कम एनर्जी देनी पड़ रही है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर और नॉट? मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को एक तरीके से तुम आयनाइजेशन एनर्जी से निकाल सकते हो। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी लो इंप्लाइज क्या बच्चों? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है बच्चों? पॉजिटिविटी क्या है गाइस? हाई। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उतनी आसानी से रिमूव इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव, है ना बच्चों? जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इसका मतलब मेटालिक नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज्यादा है। कोई डाउट यहां तक? एनीवे, कमिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स मोस्टली। Non metals are the one which have tendency to pull electron. It is a property of non metals mostly. अब मुझे बताओ, as we go from left to right, नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो इट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में बढ़ेगी। ठीक है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? गुड। डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटालिक नेचर क्या होता है? और नॉन मेटालिक नेचर? नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए डाउन द ग्रुप? कम होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉन मेटालिक नेचर है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तुम कहां जाओगे बच्चों? पीरियड में ऊपर, और सॉरी ग्रुप में ऊपर और पीरियड में राइट। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए तो क्या करोगे बच्चों? पीरियड में ऊपर और राइट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखनी है तो बॉटम लेफ्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एंड सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, सीजियम। गाइस, गैलियम और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, गैलियम और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पुल करने की टेंडेंसी। साइज किसका छोटा था, एल्यूमिनियम का गैलियम का?
गैलियम का साइज छोटा था, याद होगा, पुअर शील्डिंग है ना बच्चों, पुअर शील्डिंग बाय 3d इलेक्ट्रॉन। अब अगर साइज गैलियम का छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी गैलियम की ज्यादा होनी चाहिए। साइज छोटा होता है तो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, आसानी से खींच पाएगा। छोटा साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बड़ा साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्लियर और नॉट? तो गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से, दैट मींस गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन एल्यूमिनियम। ठीक है ना गाइस? जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व। पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट यहां तक? दैट इज द रीजन फॉर इट। डी इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग कम करी तो गैलियम का साइज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। छोटा साइज होगा तो टेंडेंसी टू पुल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हायर। है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? जितना छोटा साइज उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? नाइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला, रेडियस। मैंने तुम्हें बताया था, नहीं बताया था बच्चों? छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पुल करने की टेंडेंसी बढ़ी हुई है उसकी। छोटा साइज है तो आसानी से पुल कर पाएगा। जितना छोटा रेडियस उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव की बात करा, खुद बताओ, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो ज्यादा स्ट्रांगली वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए यहां तक? थर्ड जो पॉइंट है वो कोई नया पॉइंट नहीं है, वो तुम्हारा साइज से रिलेटेड है। जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे, मतलब साइज उतना ही बड़ा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट थोड़ा है, इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन आयन। आयन पे चार्ज क्या है, या चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। OS मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। OS इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। मुझे एक चीज बताओ, बेसिक चीज, तुम्हारा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर अ सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे Fe2+ और Fe3+, इनमें से साइज छोटा किसका होगा? Fe3+ का छोटा होगा। वही प्रोटॉन्स दोनों में सेम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम या अट्रैक्शन ज्यादा। प्रोटॉन दोनों में सेम है, आयरन दोनों में लिया हमने, प्रोटॉन सेम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम उसमें अट्रैक्शन होगी ज्यादा बच्चों। और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। क्लियर और नॉट गाइस? +2 और +3 में अट्रैक्शन तुम्हारी किस में ज्यादा है? +3 में। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिंपली स्टेटिंग, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आया नहीं आया बच्चों? मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। सिंपल है भाई, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पुल ज्यादा करेगा ना बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब +2 और +3 में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? +3 में। Fe+2 और +3 में पॉजिटिव चार्ज +3 पे ज्यादा है, तो दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Fe+ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है यहां तक? Pb+2 Pb+4, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? सबसे ज्यादा पुल करने की टेंडेंसी किस में होगी? +4 में। उससे कम होगी +2 में, सबसे कम होगी Pb में। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? एक चीज और याद रखो बच्चों, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मोर इज द कोवेलेंट नेचर, या मोर इज द, पहले मोर इज द कोवेलेंट नेचर की बात करते हैं। जैसे FeCl2 लिया, FeCl3 लिया,
किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? FeCl3 में। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? FeCl3। एक और चीज, कोवेलेंट नेचर रिलेट्स टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना आयनिक होगा कंपाउंड, जितना आयनिक कंपाउंड है उतना बेसिक नेचर ज्यादा, जितना कोवेलेंट नेचर है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना आयनिक उतना बेसिक नेचर ज्यादा, जितना कोवेलेंट उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। ये तुम्हें याद होगा, शायद मैंने करवाया भी था। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Na2O और MgO, इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? Mg। क्यों? Na is more metallic, Mg is less metallic. As we go from left to right, metallic nature decreases. तो इनमें से ज्यादा आयनिक कौन सा है? आयनिक। आयनिक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज मोर आयनिक। तो इन दोनों में से बेसिक ज्यादा कौन होगा? Na2O is more basic, MgO is slightly less basic, Al2O3 is still less basic। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो एक्चुअली बेसिक नेचर उसका इतना कम है, इट एक्ट्स एज एम्फोटेरिक, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, Al2O3। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जो लेफ्ट राइट मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था बच्चों? लेफ्ट राइट तुम्हारा जो बेसिक नेचर है वो क्या होती है? कम होती जाती है ऑक्साइड्स की, है ना बच्चों? डाउन द ग्रुप जाते हो तो बेसिक नेचर बढ़ती है। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे भी अगर मैं PbO और PbO2 लेता हूं, एक मैंने PbO लिया और एक PbO2 लिया, ये बताओ इनमें से ज्यादा, सुनते आना बच्चों, ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट नेचर। PbO2 इज मोर कोवेलेंट, और कोवेलेंट का मतलब मोर एसिडिक, आई मीन लेस बेसिक, लेट अस से। क्लियर और नॉट गाइस? PbO और PbO2 में ज्यादा बेसिक कौन सा है? PbO। PbO2 इज गोइंग टू बी लेस बेसिक। ये कहीं लिखने की जरूरत है मुझे या समझ में आ गया है तुम लोगों को? क्लियर हो गया? मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको लिख देता हूं कहीं, मोर कोवेलेंट नेचर, मोर एसिडिक या लेस बेसिक नेचर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर कोवेलेंट नेचर। मोर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होता जाएगा। और कोवेलेंट नेचर का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर ज्यादा या बेसिक नेचर कम बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो FeCl2 FeCl3 में ज्यादा कोवेलेंट कौन था हमारा? FeCl2 और FeCl3 वाज मोर कोवेलेंट। गुड। अब आते हैं लेस नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। खुद सोचो, O और O2 माइनस में किसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? O की पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या नहीं होगी बच्चों? क्लियर है गाइस? भाई O2 माइनस ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और कितना लेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना लेस नेगेटिव या जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O2 माइनस। O2 माइनस तो हो चुका ना यार, इनर्ट हो चुका, और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? उसकी पुल करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू O। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए फॉर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गई ये चीज? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? कौन कौन से एटम अटैच है? मुझे बताओ PCl3 और PF5 में फॉस्फोरस पे चार्ज क्या है, बस ये बता दो। चार्ज अगर सोचा जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट सोचा जाए, P पे चार्ज क्या होगा PCl3 में?
पी पे प्लस सी होगा नहीं होगा, और PA5 में पी पे चार्ज क्या होगा, +5। कौन सा ज्यादा, किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, PA5 में। सो विच इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओवर हियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी चेक कर रहे हैं, फॉस्फोरस की चेक कर रहे हैं। कौन से में पी की पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, PF5 में, क्योंकि पी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो कहेगा यार दो मुझे इलेक्ट्रॉन्स, खींचने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। समझ आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ऐसे समझो फ्लोरीन पी से खींच रहा है तो पी किसी और से खींचेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, फ्लोरीन ने पी से खींचा, पी आगे किसी और से खींच रहा है। हम तो पी का देख रहे हैं, पी की पुलिंग टेंडेंसी कितनी ज्यादा हो जाएगी, पी की पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि पी पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर। CH3Br और CF3Br किस में पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, कार्बन की। Br दोनों में है, भूल जाओ उसे। H और F में किसकी पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है, H और F में F की। मतलब यहां पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा नहीं होगा। CF3Br में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर, CH3Br में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज रिलेटिवली लेस। तो हम क्या कहेंगे, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी पुल करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसमें है बच्चों, इसमें एज कंपेयर टू दिस। सही पूछा जाए तो अगर इस चीज को तुम भूल भी जाते हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, आया भी होगा तो मुझे याद। नेक्स्ट चीज तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने तुम्हें बताया था ना, केमिकल बॉन्डिंग का भी यूज आता है। दैट इज दैट मोर इज द एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तुम कहोगे सर एस कैरेक्टर कहां से आ गया, तो उसको मैं भी कह रहा हूं, जस्ट लर्न इट एज अ फैक्ट, नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। हमें एस कैरेक्टर जरूर बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ट्रिपल बॉन्ड, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp। जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और जब कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जब कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड बनाया sp2, सिंगल बॉन्ड बनाया हर एक जगह तो sp3। अब sp में एक s एक p, तो s कैरेक्टर कितना हो गया, 50%। एक s एक p, s कैरेक्टर इज 50%। sp2 में एक s है दो p है, तो s कैरेक्टर कितना हो गया, 1/3 इंटू 100, 33%। समझ आया नहीं आया। sp3 एक s तीन p, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक s तीन p, तो s कैरेक्टर कितना होगा, 1/4 इंटू 100, 25। इसमें s कैरेक्टर मिनिमम है। एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। समझ में आया नहीं आया बच्चों। इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से H निकालना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना। अब एक बेसिक चीज समझो, अगर इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा वो, और हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, तो हाइड्रोजन की H+ की फॉर्म में जाने की टेंडेंसी हाई होगी नहीं होगी। सिंपल सी चीज कह रहा हूं, HF है, फ्लोरीन पुल कर रहा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर जाएगा, H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा नहीं जाएगा बच्चों। HCl लेता हूं, क्लोरीन पुल करेगा हाइड्रोजन से, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है तो H किस फॉर्म में बाहर जाएगा, H+। अब मैं कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कह दिया पुल करने की टेंडेंसी इस कार्बन की ज्यादा है, इस कार्बन की कम है, और इस कार्बन की मिनिमम है। तो सबसे जल्दी H कौन से में से जाएगा, लेफ्ट मोस्ट में से या राइट मोस्ट में से। इसमें से H जाने की टेंडेंसी ज्यादा है या इसमें से H जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। कौन सा जो ज्यादा पुलिंग होगा उसमें से H जल्दी बाहर जाएगा एज H+। तो सबसे जल्दी H किस में से बाहर जाएगा, sp में से H सबसे जल्दी बाहर जाता है। इट इज मोस्ट एसिडिक।
समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई या ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये हमारा इसी पॉइंट का कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है। एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एच से बाहर निकलने की टेंडेंसी ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा है, डबल बॉन्ड में कम है, सिंगल बॉन्ड में मिनिमम है। तो आया नहीं आया? दिस इज मोस्ट एसिडिक, दिस इज लीस्ट एसिडिक एंड दिस वन इज इन द मिडल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बोलो बच्चों, बताओ हाँ है ना? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक को क्लियर है? नाइस। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी तक क्लियर है या नहीं जो मैंने बताया? ये बताओ मुझे, हर एक को क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन का यूज, एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ज्यादा पुल करेगा तो हमारा एच इजिली लूज होगा एज एच प्लस। एक बेसिक चीज बताओ बच्चों, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है ना गाइस। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई या लो? एफिनिटी हाई। guys try to understand non metals have, सुनते आओ बच्चों, non metals have high ionization energy and high electron affinity। ये चीज समझ में आई नहीं आई? and non metals have got high electronegativity। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जिन एलिमेंट्स की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे हैव गॉट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं ये बताना चाह रहा हूं, समझ आया नहीं आया? जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, जो कि नॉन मेटल्स की होती है, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स अगेन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा ना आ रहा? आ रहा है गाइस? यस सर। गुड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो हाई। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेना, सॉरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोला, निकालना आसान बोल दिया था मैंने। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, डालना आसान, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, तो हमारा लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, निकालना मुश्किल है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो ये पॉइंट क्लियर है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है कि बॉन्ड कैसा है, ठीक है ना बच्चों? ये बताता है, ये प्रेडिक्ट करता है मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड किस टाइप का है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड किस टाइप का है। क्या वो इस टाइप का है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड, या वो इस टाइप का है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खिंचे हुए हैं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो बॉन्ड किस टाइप का है, क्या उसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड है बिटवीन टू एटम्स, या एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थोड़े बहुत? इसे क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ओके, पहले मैं ये बता दूं, मेटालिक नेचर कैसे पता चलेगा भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव कम मतलब मेटालिक ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम मतलब मेटालिक ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज समझ गए? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसका मेटालिक नेचर कम होगा, नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होगा। पहले वाला, ये पहले दोनों तो समझ में आ गई ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो मेटेलिक नेचर कम होगा, नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर। अब आते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, समथिंग न्यू। मैंने तुम्हें बताया पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? जो एलिमेंट हमारे कनेक्टेड है इन द मॉलिक्यूल। सपोजिंग तुम दोनों Cl उठाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर्ड है, हाँ है ना बच्चों? ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है? नॉन पोलर बॉन्ड। उसमें कोई चार्जेस नहीं आ रहे, किसी भी Cl पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बिल्कुल बीच में बैठे, समझ गए? अब पोलर बॉन्ड पे आते हैं। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स खींच के एक तरफ आ गए, मतलब H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की तरफ खींच जाएंगे तो H पे चार्ज क्या आएगा? प्लस डेल। पूरा पॉजिटिव नहीं, थोड़ा पॉजिटिव। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, आयनिक नहीं है। आयनिक होता तो हम कहते H प्लस Cl माइनस। आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? प्लस डेल एंड माइनस डेल। डेल मींस स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव। डेल का मतलब है +1 -1 नहीं है, उससे थोड़ा कम है। अगर +1 -1 होता तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये क्या होता? आयनिक। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? डिड यू गेट दिस और नॉट गाइस? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे किस तरफ खिंच गए गाइस? इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ खिंच गए? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। ये था नॉन पोलर पहले वाला, और दूसरा है पोलर बॉन्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? ये वही चीज मैंने नीचे लिखी है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब है चार्जेस ऑन एटम। क्या चार्ज आ रहा है एटम्स पे? Cl2 में तो ना आ रहा था, HCl में आ रहा है। क्लियर गाइस? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज आएगा नहीं आएगा बच्चों? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज, और उतना ही ज्यादा पोलर बॉन्ड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ज्यादा पुल करेगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ज्यादा पोलैरिटी आएगी बॉन्ड में। क्लियर है यहां तक? मोर पोलर इज द बॉन्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स उतना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा पोलैरिटी इन बॉन्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? किसी बच्चों का डाउट? मोर पोलैरिटी इन बॉन्ड, चार्जेस आर मोर। सिंपल स्टेटमेंट में बोला जाए तो चार्जेस आर मोर। क्लियर है बच्चों? जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड उतने ज्यादा चार्जेस। इसको मिटा ही देता हूं, कोई बात नहीं, बाद में भी करेंगे इसे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? समझ में आया नहीं आया? पोलैरिटी का मतलब समझ गए ना? चार्जेस ऑन एटम। चार्जेस ऑन एटम का मतलब हो गया पोलैरिटी इन बॉन्ड। ओके। अगर चार्जेस नहीं है तो क्या, किस टाइप का बॉन्ड है? नॉन पोलर। चार्जेस प्रेजेंट है एटम पे, पोलर बॉन्ड। तो गाइस एग्जांपल लेते हैं HCl और HBr। इसमें ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? चार्जेस ज्यादा किस में है? Cl ज्यादा पुल करता है, Br ज्यादा पुल करता है। डाउन द ग्रुप तुम्हें याद है मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। पुलिंग टेंडेंसी क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। तो ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? HCl बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर पोलर। यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे H पे और Cl पे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द चार्जेस ऑन H एंड Br। पोलर बॉन्ड दोनों है, ज्यादा पोलर कौन सा है? HCl। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। गॉट इट और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समबड़ी से यस सर समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? भाई बच्चों बोल दो। अरे यस सर। ऑफलाइन वाले बोल रहे, ऑनलाइन वाले बोल ही नहीं रहे। ए बी पे आते। अगर दोनों की ये एक्स डिनोट्स, इसको काय बोलते हैं, काय इक्वल टू काय बी,
आइडिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, जैसे F2Cl2, तो किस टाइप का बॉन्ड होगा हमारे पास? ये हैव नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नो चार्जेस। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्जेस तो आएंगे ही नहीं, दोनों की पुल करने की टेंडेंसी बराबर है। नो चार्जेस, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी इन द मिडल, करेक्ट। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में होगा, देयर विल बी नो चार्जेस ऑन द एटम, द पोलैरिटी विल बी जीरो। अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है तो ए पे चार्ज क्या आएगा? अगर ए और बी में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे नेगेटिव आएगा। स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, जैसे कौन सा हो गया? HCl। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोई डाउट यहां तक बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे भाई चार्जेस ही बना दो, प्लस माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यू कैन कॉल इट कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स बी ले गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे किस तरफ चले गए? बी की तरफ, क्योंकि बी इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना गाइस? तो आयनिक बॉन्ड बन गया। पोलर कोवलेंट की बॉन्ड की जगह क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को सोचा जा सकता है एज हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को क्या सोच सकते हो? तो इट इज अ हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझने के लिए समझा जा सकता है, ठीक है ना गाइस? ये समझा जा सकता है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी कुछ ज्यादा ही होगी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कि हम उसको प्लस डेल माइनस डेल के बजाय क्या लिख रहे हैं? प्लस माइनस। बच समझ आया नहीं आया? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? गुड। मैंने तुम्हें बताया था मोर इज द चार्ज, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। हाँ ना बच्चों? जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा आयनिक नेचर आएगा, नहीं आएगा? जैसे HCl और HBr में ज्यादा, मतलब जो आयनिक वाली फील है, जो चार्जेस ज्यादा किस में आ रहे हैं? HCl में या HBr में? HCl में मोर पुलिंग है। क्लियर है बच्चों? तो जो आयनिक कैरेक्टर वो किस में ज्यादा है? उसमें। बल्कि HCl HBr हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये मैंने लिख तो दिया है वैसे, लेकिन इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बेटा, हाँ श्योर। क्लियर है बच्चों? मोर इज द चार्ज, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को डाउट? क्या क्वेश्चन? हाँ ये लिख लो, ये पार्ट लिख लो, ये क्वेश्चन एक्चुअली है ही नहीं, लिख दिया मैंने क्वेश्चन, बट आइडिया इज नॉट अ क्वेश्चन। आइडिया इज मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। चार्जेस जितना आएगा, मोर इज द चार्ज, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर है? नाइस। अब हमने कहा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होता है, दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से कम होता है तो कंपाउंड को हम कहते हैं इट इज मोस्टली कोवलेंट, प्रीडोमिनेंटली वो कोवलेंट बॉन्ड है। जे HCl इज कोवलेंट। ठीक है ना बच्चों? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो वी से द बॉन्ड इज मोस्टली आयनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक वैल्यू से ज्यादा है तो इट इज मोस्टली आयनिक। और अगर ये एग्जैक्टली 1.7 है तो हम कहेंगे इट हैज गॉट 50% आयनिक नेचर एंड 50% कोवलेंट नेचर। गॉट इट और नॉट? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? ये काई माइनस काई बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों, जिसको हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम तो कंपाउंड इज कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बट कोवलेंट। ओके? अगर 1.7 से ज्यादा है तो इट इज मोस्टली आयनिक। 1.7 ही है तो इट इज 50% कोवलेंट, 50% आयनिक। क्लियर है? हर एक बच्चे को क्लियर है? अब यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कैसे करी जाती है? स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले आते हैं पॉलिंग स्केल पे। लेट अस गो ऑन टू पॉलिंग स्केल। उसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज 0.208 रूट ऑफ एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस हाफ एनर्जी ऑफ A प्लस एनर्जी ऑफ BB।
ये ए बी बी और ए बी क्या है? हमें अगर HCl के बीच में, H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमें H और Cl के बीच में क्या निकालना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू एटम्स। तो फॉर्मूला क्या है? 0.208। अब ये तीन वैल्यूज क्या है? ये और ये। ओके, ये तीन वैल्यूज क्या है ये बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। AB is the EAB is the energy required to break HCl bond. HCl bond को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज EAB। HH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हो गया EAA। और Cl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज EBB। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया? दिस इज EAB, दिस इज EAA, दिस इज EBB। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ब्रेक द बॉन्ड, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। क्लियर और नॉट? पॉलिंग स्केल का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। EAB माइनस रूट ऑफ EAA इंटू EBB। रेस की पावर हाफ लिखा हुआ है ना बच्चों मैंने? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं हमारे पॉलिंग स्केल के लिए। प्रेफर्ड ये वाला है। हाँ बेटा बोलो। बेटे फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। EAB नहीं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर कॉमनली यूज। बेटा EAB इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन A एंड B। H और Cl का जैसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। A हो गया दोनों सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना, जैसे HH के बॉन्ड ब्रेक करना। EBB क्या हो गया? Cl के दो बॉन्ड ब्रेक करना। BB का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना। A का भी मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना। AB का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना। और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इन दोनों एटम्स के बीच का ही देख रहे थे। वी आर लुकिंग एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड B। गॉट इट और नॉट गाइस? फॉर्मूला है, फॉर्मूले का कभी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं आएगा, नहीं आने वाला। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला भी नीचे वाला याद करना इज प्रेफरेबल। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं मुलिकन स्केल पे। मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एलिमेंट कैसे निकल के आता है? इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो दिस इज द फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला तब है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर यही तुम किलो जूल पर मोल में निकाल रहे हो तो इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 540। रटने का है, रटने का है। ज्यादातर फॉर्मूला जो यूज में देखा जाता है वो ये देखा जाता है, प्रेफर्ड। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं तीसरे स्केल पे, ऑल्ड्रेड रिचो स्केल। उसने भी कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब पॉलिंग स्केल में भी फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। In Mulliken and Alder-Richo scale, we find out the electronegativity. It is given as 0.359 Z effective by R square plus 0.744। यहाँ पे Z effective क्या है? स्लेटर रूल से जो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते थे, और R is the covalent radius between the two atoms। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? जैसे अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो कोवलेंट रेडियस, this is the R will take, this is the value of R that we will take। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो सॉरी हाँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो R क्या लिखोगे? तो R क्या लोगे? कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl बॉन्ड लेंथ बाय 2। करेक्ट। हाँ बेटा, सेम एलिमेंट। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट निकाल रहे ना,
तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट की बात करें, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट बाय 2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, बॉन्ड लेंथ बाय 2 बेसिकली। ऑलरेडी रिचो स्केल बेटा, ALLRED ऑलरेडी रिचो स्केल। जैसे अगर हमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो विल फाइंड आउट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? Guys, we are done with electronegativity. We are done with electronegativity. Now we are going to discuss something new, something different, something important and different. Okay, electronegativity is done. करें? Note it down. अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम या ज्यादा? अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है, द एटम्स आर क्लोज बाय, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होता है जब बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। जितना एटम्स के बीच का डिस्टेंस छोटा होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा। तो बच्चों ये देखो गाइस, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों HF, HCl, HBr, HI, गाइस ये हम किस में देख रहे हैं, इन अ ग्रुप। तुम देखो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, जो एडजॉइनिंग एटम है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दे आर लाइंग इन अ ग्रुप गाइस। समझ में आया नहीं आया? दे आर लाइंग इन अ ग्रुप। ये जो साइड के एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं, दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुम सोचोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचोगे, तो H की निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होनी चाहिए, HF में। हाँ है ना, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींच रहा है। तो फीलिंग फीलिंग ये आ रही होती है कि HF में से H सबसे जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। जो पुल करेगा उससे H निकलने की टेंडेंसी ज्यादा। दैट वर्क्स बट इट डजंट वर्क इन अ ग्रुप। समझ गए? ग्रुप में वी हैव गॉट अ मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिफाइंस द एसिडिक स्ट्रेंथ, वो है हमारा बॉन्ड लेंथ। समझ आ रहा है बच्चों? मतलब यहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में देखी जाती है गाइस। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में देखना है तो हम क्या देखते हैं, बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, हाँ है ना बच्चों? जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी आसानी से बॉन्ड टूट सकता है नहीं टूट सकता है। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, खुद सोच के देखो। एस तो सब में कॉमन है, जिसका आयन दूसरा एटम बड़ा, उसकी बॉन्ड लेंथ ओवरऑल बड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मतलब HF को मान के चलो ये H है ये F है, और HI में H ये है और I ये है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा किस में होगी, HI में ज्यादा होगी नहीं होगी? तो HI कैन इजिली ब्रेक द बॉन्ड एज कंपेयर टू HBr, HCl एंड HF। सबसे जल्दी H किस में बाहर निकल सकता है अगर हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जाएं, HI। सो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। मैंने लिख दिया है कि ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कोई पूछता है तो क्या चेक करोगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ चेक करोगे। डोंट गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गो एज पर बॉन्ड लेंथ। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O, H2S। इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H2S, क्योंकि HS बॉन्ड लेंथ इज मोर देन HO। HS जल्दी ब्रेक करेगा टू गिव H बच्चों, which is going to be more acidic, H2S। H2O is going to be less acidic than H2S। क्लियर हुआ है नहीं बच्चों? मतलब जैसे जैसे यू गो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्लियर हुआ है नहीं बच्चों? एज यू गो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब आते हैं पीरियड पे। भाई पीरियड में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH4, NH3, H2O, HF। यहां पे क्या है, सबका साइज लगभग सेम है,
दे आर लाइंग इन द सेम पीरियड गाइस। कार्बन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। मतलब यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ थोड़ी थोड़ी तो चेंज हो रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दे आर लाइंग इन द सेम पीरियड, ठीक है ना गाइस। ग्रुप में तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, साइज में बहुत डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं साइज इज ऑलमोस्ट सेम। अब जिसकी पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो H को जल्दी बाहर फेंकेगा एज H+। समझ आया नहीं आया? जिसमें तुम्हारी ज्यादा पुल करने की टेंडेंसी होगा, उसमें H कहेगा एक काम कर, तू दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मर, मैं चला एज H+। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? मोर इज द पुलिंग टेंडेंसी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ गए? तो HFH2O NH3CH4 में सबसे ज्यादा कौन पुल करेगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? फ्लोरीन सबसे ज्यादा पुल करेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक इज HF। और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? CH4। कार्बन में तो पुल करने की टेंडेंसी काफी कम है, नाइट्रोजन में उससे ज्यादा है, ऑक्सीजन में उससे ज्यादा है, फ्लोरीन में उससे ज्यादा है। क्या देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? जब पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना होता है, गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और एग्जांपल देखें। सपोजिंग मैं देखता हूं, एग्जांपल लेते हैं H2S एंड HCl। इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इट इज गोइंग टू बी HCl। ठीक है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि हमारा सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। हाँ है ना बच्चों? तो हमारा HCl इज मोर एसिडिक देन H2S। यहां पे हम बॉन्ड लेंथ नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियड में भी गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लगभग सबकी सेम है। गॉट इट और नॉट गाइस? नाइस। अब आते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। ये मैंने करवा रखा है तुम्हें। एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। भाई मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक। लेफ्ट टू राइट जाते हो, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, मतलब बेसिक से एसिडिक की तरफ जाएंगे। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। मतलब Na2O और K2O में ज्यादा बेसिक कौन सा है? Na2O और K2O में ज्यादा बेसिक कौन सा है? K2O। क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। वही मैंने लिखा है, ये लेफ्ट टू राइट का मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बच्चों। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? और अगर मैं यही चीज उसमें देखता, किसमें? जो मैंने अभी बोला था, K2O और Na2O, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा? K2O का। क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। ऑक्सीजन तो दोनों में सेम है। सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा मेटालिक कौन है? पोटेशियम। तो K2O इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन Na2O। गॉट इट और नॉट गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नाइस। अब बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। एक तो साइज ऑफ एटम्स होता है, जैसे अभी हमने जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखा वो किसके टर्म्स में दिखा था? बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में ही तो दिखा था ना। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज द वीकेस्ट एसिड एज पर बॉन्ड लेंथ। हाँ है ना? तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, HF में सबसे कम है। इसीलिए HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज द वीकेस्ट एसिड। कोई डाउट यहां तक? एक ऑब्वियस सी चीज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। भाई ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता देन डबल देन सिंगल। कौन सा सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ट्रिपल या डबल या सिंगल? ट्रिपल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर ट्रिपल में देखो ना, सिंगल तो है ही, दो और एक्स्ट्रा बॉन्ड है। मतलब ट्रिपल में यू हैव गॉट मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है ना गाइस? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड।
एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होनी चाहिए? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल का सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल का सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? सिंगल की। ये चीज समझ आई नहीं आई? बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं लिख दूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ कम, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। मतलब सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किस में आने वाली है इन तीनों में से? सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किस में आएगी? ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ट्रिपल में जो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ है दैट इज मिनिमम, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रिपल का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ क्या है? कम बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? मतलब मैं एन सिंगल बॉन्ड एन लू, एन डबल बॉन्ड एन लू और एन ट्रिपल बॉन्ड एन लू, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है? ट्रिपल में। और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसमें है? ट्रिपल में। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका, बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसका। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये फिर समझ नहीं आएगा गाइस। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, तभी तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp आएगी। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? एक तरफ ट्रिपल है, मतलब ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्डेड है टू अनदर कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है टू अनदर कार्बन, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है टू अनदर कार्बन। तो देखा क्या गया, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ। मतलब ये कार्बन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज। इसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसमें एस कैरेक्टर कम है, इसमें एस कैरेक्टर और कम है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, CH की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ। क्लियर है यहां तक? मोर एस कैरेक्टर लेस बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? आई श्योर यू गॉट दैट? मोर एस कैरेक्टर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ। क्लियर है यहां तक? फिर तुम कहोगे अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो हाइड्रोजन को निकालना सबसे आसान किसमें होना चाहिए था? हाइड्रोजन को निकालना तो इसमें आसान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने बताया था पीरियड में क्या देखते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमें बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें है? sp में। दैट इज वाई दिस हाइड्रोजन, ट्रिपल वाला हाइड्रोजन सबसे जल्दी बाहर जाएगा, ये धीरे बाहर जाएगा, और इसकी बाहर जाने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? दीज आर एलिमेंट्स इन अ पीरियड। पीरियड में हम क्या देखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी डोंट लुक फॉर बॉन्ड लेंथ। क्लियर है गाइस? अच्छा, बॉन्ड लेंथ को ये मैंने लिख दिया है, मेरे को रियलाइज हुआ मैंने बॉन्ड लेंथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं दी। इट इज रेडियस ऑफ द एटम्स कनेक्टेड टू ईच अदर। उन दोनों का सम इज बॉन्ड लेंथ। समझ आया नहीं आया बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हाँ बेटा, ऊपर करना है, नोट इट डाउन। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड का स्ट्रेंथ को कौन कौन अफेक्ट करता है? भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन बता देता हूं मैं तुम्हें। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मैंने टर्म यूज करी थी अभी थोड़ी देर पहले। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स EA, EBB, EAB, that was bond dissociation energy। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स। 1 मोल बॉन्ड्स बना के गैसियस एटम बना रहे हैं हम। 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, एंड वी आर फॉर्मिंग व्हाट? गैसियस एटम। ठीक है बच्चों? उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड।
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो बॉन्ड एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ एटम। भाई साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा या डिफिकल्टी से टूटेगा? आसानी से टूटेगा। HIHF अभी हमने देखा था, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा। आसानी से टूटेगा मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, ज्यादा या कम? कम होगी, वही लिखा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, भाई हम पूरा ब्रेक कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल है या डबल या सिंगल? सिंगल ब्रेक करना इज इजियर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा? ट्रिपल में। क्लियर है बच्चों? ट्रिपल का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, डबल का उससे कम है, सिंगल का सबसे कम। ठीक है ना बच्चों? वही लिखा हुआ है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब है कितने बॉन्ड हैं बिटवीन एटम। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली हाई होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है ना बच्चों? ऊपर वाला समझ गए थे ना, मल्टीप्लिसिटी, गॉट इट? मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गया था, नहीं आ गया था? जितने ज्यादा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड एंथैल्पी इज गोइंग टू बी हायर। अब आते हैं, ये डू यू रियलाइज नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5। 5 होते हैं। 3 उसने बॉन्डिंग में लगा रखे, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक अनदर नाइट्रोजन के साथ। ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो डू यू रियलाइज इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में ही लगा दिए, बचे कितने? 2। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर विद नाइट्रोजन इटसेल्फ। अब अगर दोनों ही नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है विच बिलोंग टू दैट एटम ओनली। ये शेयर्ड थोड़ी ना है, जो शेयर्ड नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो लोन पेयर होने के कारण क्या होती है? रिपल्शन। लोन पेयर होने के बाद क्या होती है? रिपल्शन। दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर रिपल्शन है तो दे वांट टू सेपरेट ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आसानी से टूट सकता है बॉन्ड। मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हारा जब यहां पे नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? वीक होगा ना, वही लिखा है। बॉन्ड विल बी वीक और वी कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? लेसर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, lesser is the energy required to break bond. Lesser is the energy required to break bond. अब जो नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं वो टोटल सिर के ऊपर से जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज इवन मोर डिफिकल्ट। ये तुम चिंता ना करो, बॉन्डिंग में फिर से आएगा। बॉन्डिंग में ये चीज फिर से आएगी। शायद ये सारी ना आए, लेकिन अभी जो मैं लास्ट चीज अभी जो मैं बोलने वाला हूं राइट नाउ वो आएगा। बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? पहले बॉन्ड एंगल होता क्या है? बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे नाइट्रोजन के ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में? ना। कौन से इन्वॉल्व है? मैं काम करता हूं, मैं NH2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, HHNHH। ओके बेटा, ये बना दिया मैंने, बना दिया। ये जो बॉन्ड है, क्या इन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है? हाँ, हर एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके बीच का जो एंगल है, द ऑर्बिटल्स विच कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। समझ आया नहीं आया? द ऑर्बिटल्स विच कंटेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच का जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नाइस। जैसे CH4 की बात करते हैं, CH4 में द बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज।
CH4 में ये जो एंगल है ये कितना होता है 109.5 डिग्री। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को? एक तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली शेप बता रहा होता है मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है? शेप। जैसे जो CH4 की शेप है इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिकली मतलब हो गया शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप डिफरेंट होगी तो एंगल भी डिफरेंट होगा, हाँ है ना बच्चों? ये टेट्राहेड्रल में ये एंगल है 109.5, कोई और शेप होगी एंगल विल बी डिफरेंट। ठीक है ना गाइस? हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा, कितने लोन पेयर्स हैं ऑन सेंट्रल एटम, वो भी डिसाइड करता है शेप, सॉरी एंगल। एंगल को दूसरी चीज का डिफाइन करती है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम पे। ये लिख लो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करा। सेकंड और थर्ड पॉइंट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, जस्ट नोट इट डाउन। लोन पेयर्स, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं ऑन द सेंट्रल एटम। जैसे CH4 में कोई लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें? ये यही बता दो कम से कम। CH4 में कोई लोन पेयर है कार्बन के पास ना? सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब देखते हैं NH3 को, NH H H। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, डू यू रियलाइज उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा? तो लोन पेयर डिसाइड द बॉन्ड एंगल। यहां पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा। O के पास कितने लोन पेयर होंगे बताना बच्चों? O के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 6। 2 उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिए, एक हाइड्रोजन ने दिया एक ऑक्सीजन ने दिया, एक ऑक्सीजन ने दिया एक हाइड्रोजन ने दिया, तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा दिए? 2। तो 2 और बचेंगे नहीं बचेंगे? 4, सॉरी 2 पेयर और बचेंगे नहीं बचेंगे? 4 बच गए ना इलेक्ट्रॉन उसके आगे। तो लोन पेयर ऑल्सो डिसाइड द बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल कुछ है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। समझ आया नहीं आया बच्चों? कितने लोन पेयर है, दे डिसाइड द बॉन्ड एंगल। और तीसरी चीज विच डिसाइड द बॉन्ड एंगल इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा पुलिंग है या कम पुलिंग है? ओके गाइस, ज्यादा पुलिंग है या कम पुलिंग है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। बेसिक आइडिया देता हूं तुम्हें, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। NHHH, ओके, और मैंने लिया NFFF। मुझे बताओ फ्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन, मतलब पहले देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में पुलिंग ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में पुलिंग कौन है? नाइट्रोजन। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डू यू रियलाइज ये नाइट्रोजन की तरफ होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पुल लगाए, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, नाइट्रोजन इज मोर पुलिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ होंगे? नाइट्रोजन की तरफ। और N और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ होंगे बेटा? अब खुद सोच के बताओ किसमें रिपल्शन ज्यादा होगी नाइट्रोजन के साइड में? हाँ नाइट्रोजन के साइड में। NH में ज्यादा रिपल्शन होगी ना। यहाँ पे मैं किस रिपल्शन की बात कर रहा हूं? इस रिपल्शन की बात कर रहा हूं। बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा लग रहा है होना चाहिए? NH में या इधर रिपल्शन ज्यादा होगी? लेफ्ट वाले में, राइट वाले में? लेफ्ट वाले में रिपल्शन इज गोइंग टू बी मोर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिड यू गेट इट और नॉट? तो बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होना चाहिए? NH3 में बॉन्ड एंगल शुड बी मोर देन NF। गॉट इट और नॉट गाइस? ये आगे करेंगे, डोंट पैनिक, ओके। अब आते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, नोट करते आओ फटाफट। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें याद है, मैंने बताया था इट इज द चार्ज ऑन एटम, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट चार्ज ऑन एटम। वैलेंसी, वैलेंसी increases to 1 to 4 in a period and then decreases to 0.
पहले वैलेंसी बढ़ती है 1 से लेके 4 तक जाती है, देन इट डिक्रीजेस टू 0 गाइस। 0 किसके लिए हो गया? इनर्ट गैसेस के लिए, उनकी वैलेंसी 0 है। 1 से 4 तक जाएगी। 4 कौन से हो गए? कार्बन सिलिकॉन वाले, है ना, जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालते हैं। उसके बाद वैलेंसी डिक्रीजेस टू 0। ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है बच्चों? सेम रहती है। तुम सोडियम लो, पोटेशियम लो, सीजियम लो, रुबिडियम लो, ये सारे के सारों की वैलेंसी क्या है? सेम, 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो गाइस, किसी को डाउट नहीं है? दैट इज नाइस। अब आते हैं टिपिकल एलिमेंट्स पे। अच्छा गाइस, एक चीज मैं तुम्हें चलो बाद में बताऊंगा, वो मुझे याद दिला देना, व्हाट इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मुझे रिमाइंड कर देना, मुझे करवाना है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ओके, जस्ट रिमाइंड मी, आई हैव टू टेल यू दैट। जैसे थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो? 1। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या शो कर सकते हैं? 2। थर्ड ग्रुप के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 13th ग्रुप के लिए रैदर, क्योंकि तुम्हारे 10 तो डी ब्लॉक के हो गए ना। 13th ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? 3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कराओ, फोर्थ के लिए क्या हो सकती है? 4। फिफ्थ ग्रुप के लिए क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट? 5। इट कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल। ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज में थोड़ा फर्क होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल भी है तो भी हम उसमें चार्जेस बनाते हैं। pF5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 5 निकाली थी, नहीं निकाली थी? हमने चार्ज क्या बोला था? pF5 में फास्फोरस पे चार्ज क्या बोला था? 5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया मिल रहा है। ऑक्सीडेशन, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द चार्ज, जो मैक्सिमम चार्ज जो हमारा वो ले सकता है। तो ग्रुप 1 के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। सेकंड के लिए मैक्सिमम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करें? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? 2। 3 के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? 3। 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नाइस। लेट अस गो ऑन टू टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। इनकी प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो इनके नीचे वाले एलिमेंट्स की हैं। जैसे सोडियम, जैसे किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोडियम की। सोडियम के नीचे क्या लाया करता है? पोटेशियम, देन रुबिडियम, सीजियम। आइडिया इज, जो सोडियम की प्रॉपर्टीज है वही वो रिमेनिंग एलिमेंट जो है ना नीचे वाले, उससे उससे जो नीचे लाया कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच करेंगी। क्लियर और नॉट? तो हमने कहा यार वो तो सेकंड ग्रुप वाला, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की भी तो प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। सेकंड पीरियड के एलिमेंट शो प्रॉपर्टीज डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द ग्रुप। वो मैं अभी बताऊंगा। ओके, अभी बस ये समझो इनको टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द टिपिकल एलिमेंट्स। जो बाकी एलिमेंट्स है ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टीज किसको रिजेंबल करती हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। समझ गए? लिथियम की प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम एज सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन लिथियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स डू नॉट शो प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। जे बेरिलियम है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, उनकी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल नहीं करेगा। बेरिलियम विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैग्नीशियम से लेके बैरियम तक दे विल बी शोइंग सेम प्रॉपर्टी। मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, नॉट द सेकंड पीरियड एलिमेंट। समझ आया नहीं आया बच्चों? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स। दे आर एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड। इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल दोज ऑफ द थर्ड पीरियड प्लेस डायगनली। इनकी प्रॉपर्टीज में डायगनल रिलेशनशिप आता है। क्या आता है? डायगनल
रिलेशनशिप, मतलब लिथियम सोडियम वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, लिथियम मैग्नीशियम की तरह बिहेव कर रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह बिहेव कर रहा है, बोरॉन सिलिकॉन की तरह बिहेव कर रहा है, कार्बन फास्फोरस की तरह कर रहा है, नाइट्रोजन सल्फर की तरह कर रहा है। दे आर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप। समझ आया नहीं आया? मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये प्रॉपर्टी सबकी सेम है, लेकिन बेरिलियम की किस जैसी है? एल्यूमिनियम जैसी। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप, हाँ या ना? सिंपल, गुड। अब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स व्हाई दे शो सच एनोमलस प्रॉपर्टीज, ये क्यों ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं? उसका अभी, हाँ बेटा, उसका रीजन मैं भी बताता हूं। ये लो, नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन बेटा। हाँ, नहीं नहीं, एक पॉइंट तक चलता है, उसके बाद इनर्ट से हम रिलेट नहीं कर रहे, इनर्ट को एक्सक्लूड कर दो, इनर्ट को, इसीलिए मैंने इनर्ट नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन इज रिजेंबलिंग इनर्ट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर है गाइस? जहां तक मैंने डायगोनल बनाया वहीं तक रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, जहां तक मैंने एरोज बनाए। कर लिया? ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम दे शो कोवलेंट नेचर, दे शो कोवलेंट नेचर, मतलब बेरिलियम के जो ऑक्साइड या लिथियम के जो ऑक्साइड हैं दे आर मोस्टली कोवलेंट, नॉट आयनिक। तुम्हें याद भी होगा मैंने बताया था कि जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान से देखो, एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। मेटालिक नेचर मतलब एक तरीके आयनिक नेचर बढ़ रहा है ना बच्चों? तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है उनमें कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? शायद मैंने लिखवाया भी था ये चीज कि एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर या आयनिक नेचर इंक्रीजेस, तो ऊपर वालों में कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। और लिथियम एंड बेरिलियम दे आर लाइंग ऑन द टॉप, उनमें कोवलेंट नेचर सिग्निफिकेंट है। मतलब LiCl, तुम कहोगे सर LiCl को Li प्लस Cl माइनस सोचे ना, इनमें बहुत ज्यादा कोवलेंट नेचर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? BCl2, क्या हम इसे B2 प्लस और Cl माइनस सोचे ना, इसमें कोवलेंट नेचर बहुत ज्यादा है। दीज आर नॉट आयनिक, दे आर मोस्टली कोवलेंट। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोवलेंट नेचर दूसरी चीज किससे रिलेट होती है? एसिडिक नेचर से। आयनिक मतलब बेसिक, कोवलेंट मतलब एसिडिक। तो इनमें सिग्निफिकेंट कोवलेंट नेचर है। हम ये नहीं कहेंगे तुम्हारे एसिडिक हो गए, लेकिन इनका जो मेटालिक नेचर है ऑक्साइड्स का या कंपाउंड्स का, वो कम है। इनमें आयनिक नेचर कम है, कोवलेंट नेचर ज्यादा है। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इनका है स्मॉल साइज ऑफ एटम्स। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज बहुत छोटा है, पहली चीज। उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है। छोटे से वॉल्यूम का मतलब समझ आ गया? चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी इज हाई। चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं? चार्ज बाय रेडियस। चार्ज ज्यादा है, रेडियस कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? साइज छोटा है, बेसिकली सिंपल टर्म में बोला जाए साइज इज टू स्मॉल, जिसकी वजह से हाई चार्ज डेंसिटी है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। दैट इज द रीजन कि दे आर शोइंग डिफरेंट नेचर देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। They are showing different nature than the rest of the group because they have got high charge density or high polarizing power. You don't know this, लिख लो अभी। और दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं होते? सेकंड पीरियड का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। ठीक है ना? ये चीज नहीं समझ में आई होगी, हाई पोलराइजिंग पावर। सो वेट इट आउट, डोंट वरी अबाउट इट, करेंगे डिस्कस इसे। कर लिया नोट यहां तक? ओके फाइन। बच्चों मैं तुम्हें बताया था आज की क्लास में थोड़ा सा ऐसी चीजें आएंगी, कई चीजें जो तुम्हारी बॉन्डिंग से रिलेटेड है।
आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन, लेकिन कई चीजें बॉन्डिंग में ही आगे क्लियर होंगी। सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर दो के ऊपर। सर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ श्योर, आई स्क्रॉल अप, हियर वी आर, नोट इट डाउन। और ऊपर करना है, नहीं नोट सर इट, ठीक। नोट इट डाउन। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, हमारा क्या होता है, यहां तक नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? ओके। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, सेकंड पीरियड में भरा क्या जाता है, 2s और 2p। क्या उनके पास d है? 2s 2p है, इज देयर अ 2d अवेलेबल? नहीं। तो ये मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स को लगा सकता है बॉन्डिंग के अंदर? 4, 3 p के 1 s का। हाँ है ना बच्चों? तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं फॉर बॉन्डिंग। इनके पास कितने ऑर्बिटल्स है अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग? 1 s का और 3 p के, 4 ऑर्बिटल्स को दे कैन यूज फॉर बॉन्डिंग। इसीलिए दे कैनॉट शो वैलेंसी मोर देन 4। कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकते ये। 4 ऑर्बिटल है इनके पास अवेलेबल, तो इनकी जो कोवैलेंसी है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट दे कैन मेक, दे कैन नॉट बी मोर देन 4। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास एस है पी, दे डोंट हैव अ डी। समझ आया नहीं आया बच्चों? जैसे बोरॉन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी दिखा पा रहा है? 4। बोरॉन इज एबल टू शो अ कोवैलेंसी ऑफ ओनली 4। 4 से ऊपर नहीं जाएगा बोरॉन, ठीक है ना बच्चों? लेकिन जो अदर हैं मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जैसे थर्ड शेल है, उसमें एस भी है, पी भी है और डी भी है। डी में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, बट दैट ऑर्बिटल इज फ्री फॉर बॉन्डिंग। उसके पास डी अवेलेबल है, यूज करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन अवेलेबल है उसके पास। तो उसमें जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो ज्यादा हो सकती है। दे कैन शो अ हायर कोवेलेंसी, 4 से ज्यादा वो शो कर सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारे सेकंड पीरियड है उसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, दे कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, बट अदर्स कैन शो अ हायर कोवेलेंसी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उनके पास एस और पी के साथ साथ डी भी है, तो दे कैन शो अ कोवेलेंसी ऑफ मोर देन 4। जैसे एल्यूमिनियम ने यहाँ पे कितनी कोवेलेंसी शो करी हुई है, Al(F6(3)-6। 6 फ्लोरीन क्या था, डैश है ना बच्चों? समझ आया नहीं आया? तो हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि जो सेकंड पीरियड के हैं उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, लेकिन बाकी कैन शो मोर देन 4। जिनके पास डी है वो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा शो कर सकते हैं, सेकंड पीरियड 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकते। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल साइज, छोटा साइज और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। पाई बॉन्ड तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूं, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। पाई बॉन्ड के बजाय लेट मी यूज अनदर टर्म जो तुम्हें पता है, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? सी का भी मैंने बताया था ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन है, डबल भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो बनाने की, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है, ये किन की है? ज्यादातर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, क्योंकि उनके जो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते हैं, इवन दोज आर स्ट्रॉन्ग। उनके जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे तुम नीचे जाते जाओगे, एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीजेस। क्लियर और नॉट? जैसे तुम नीचे आते आओगे, कार्बन के जाए तुम कहो सिलिकॉन का हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, सिलिकॉन क्या नहीं बनाने की टेंडेंसी रखता, काफी कम टेंडेंसी रखेगा। कार्बन शो कर लेगा, नाइट्रोजन शो कर लेगा। क्या फॉस्फोरस डबल बॉन्ड बना सकता है अपने साथ? बहुत कम टेंडेंसी। दिस टेंडेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, उनके जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं दोज आर स्ट्रॉन्ग, इसलिए बन जाते हैं। लेकिन दिस टेंडेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप,
दिस टेंडेंसी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। नीचे वालों की जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड बन चुका फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में, अब तुम डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सोचोगे तो वो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इज लेस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बन जाएगा, फॉस्फोरस में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि उनके जो एक्स्ट्रा दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो बन गया फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में, लेकिन जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है और जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बनने की टेंडेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? गुड। अब आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। मैंने बताया था दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ब्रिज एलिमेंट्स है ना, लिथियम मैग्नीशियम की तरह बिहेव कर रहा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि हाउ इट इज बिहेविंग लाइक मैग्नीशियम, हाउ लिथियम इज बिहेविंग लाइक मैग्नीशियम। बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? तो रिएक्शंस देखो, सबसे पहले इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, इनका साइज Li प्लस और Mg2 प्लस का साइज ऑलमोस्ट सेम है, दिख रहा है बच्चों? Li प्लस का साइज, Mg2 प्लस का साइज इज ऑलमोस्ट सेम। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। दोनों के दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव नाइट्राइड्स, दोनों के दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव नाइट्राइड्स। समझ गए? सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाता, लिथियम बनाता है, ठीक है ना गाइस? लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम जैसी है, मैं ये बता रहा हूं कैसे, रिएक्शंस बता बता के। लिथियम नाइट्राइड को जब तुम पानी में डालते हो, यू ऐड H2O टू इट, तो क्या होता है गाइस? तरीका समझो। लिथियम पे चार्ज क्या है? लिथियम नाइट्राइड में लिथियम पे चार्ज क्या है? +1। और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है? -3। अब वाटर को ब्रेक करो H प्लस में और OH माइनस में। लिथियम नाइट्राइड को ब्रेक करा Li प्लस में और N3 माइनस में, हाँ है ना? OH को भेजो लिथियम के साथ और हाइड्रोजन को भेजो नाइट्रोजन के साथ, प्रोडक्ट दिख रहा है बनता हुआ। चार्जेस हम बैलेंस कर रहे हैं, नाइट्रोजन में -3 था, वहां पे हमने H प्लस भेज दिया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, उधर हमने क्या भेज दिया? H को। लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज था, वहां पे हमने भेज दिया OH माइनस को, ठीक है ना गाइस? लिथियम पे चार्ज क्या है? +1, वहां पे हमने OH माइनस भेज दिया, पॉजिटिव के साथ हमने नेगेटिव जोड़ दिया। और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या था? नेगेटिव, -3, वहां पे हमने हाइड्रोजन को भेज दिया। मैं तुम्हें प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या बनता है और क्यों बनता है, एक थोड़ा विजुलाइज करना आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो प्रोडक्ट क्या बना? LiOH और NH3। ऐसे अगर तुम मैग्नीशियम नाइट्राइड लोगे तो क्या बनेगा बेटा, बताना जरा। मैग्नीशियम नाइट्राइड लोगे, Mg पे +2 है और N पे -3 है, M पे +2 है, उसके बाद 2 OH माइनस भेज दो, उसके बाद क्या भेज दो? 2 OH माइनस। और जो नाइट्रोजन है वहां पे -3 है, वहां पे 3 H भेज दो। तो डू यू रियलाइज जो प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना है बच्चों? बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया ये प्रोडक्ट कैसे बना है गाइस? टेल मी, समझ में आया नहीं आया? ये हमारा LiOH और NH3 और MgOH और NH3 कैसे बना है, कुछ आइडिया हुआ? OH को भेज रहे हैं हम मेटल के साथ और H को भेज रहे हैं नॉन मेटल के साथ। क्लियर है? Mg पे +2 चार्ज था, N पे -3 था, -3 जिस पे चार्ज उसके पास H प्लस भेज दिया, और जहां पे Mg2 प्लस था वहां पे OH माइनस भेज दिया। गॉट इट और नॉट? इन दोनों की हाइड्रोक्साइड, लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हो तो यू गेट नॉर्मल ऑक्साइड एंड वाटर। जब हाइड्रोक्साइड लिथियम या मैग्नीशियम के हीट करते हो यू गेट नॉर्मल ऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है बच्चों? ऐसे इनके कार्बोनेट अगर हीट करते हो यू गेट ऑक्साइड एंड CO2। रिएक्शंस हैं विच आर सिमिलर। गाइज ये चीजें एक्चुअली तुम्हारी S ब्लॉक में भी आती है, ये चीजें तुम्हारी किस में आती है? S ब्लॉक में भी आती है। मैं अभी करवा रहा हूं बिकॉज आई वांट के तुम्हारा जो भी उस वक्त तुम्हें डाउट ना आए, दैट इज माई ओनली कंसर्न। ये मैंने लिख दिया कि दोनों ही हाइड्रोक्साइड
and carbonates, they are unstable and they decompose on heating. ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है ना दोनों की डिकम्पोजिशन की गाइस. They are unstable and they decompose on heating बच्चों. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर और नॉट? गुड. और ये लिथियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स आर कोवलेंट इन कैरेक्टर. मैंने भी तुम्हें बताया था LiCl इज कोवलेंट. है ना बच्चों? एंड क्योंकि कोवलेंट है बेटा, आयंस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. आयंस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर का मतलब क्या है? जिसमें चार्जेस हैं. एक चीज में. एंड कोवलेंट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, मैं भी बताता हूं इस स्टेटमेंट को. आइडिया इज लाइक डिसॉल्व लाइक. आयंस आयंस वाले में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा. वाटर बताओ गाइस, वाटर में डू यू रियलाइज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. वही ओ पे चार्ज क्या होगा? माइनस या होगा? नहीं होगा बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं NaCl डालता हूं पानी में, नमक डालता हूं पानी में, वो डिसॉल्व होता है नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारा यहां पे भी चार्जेस हैं. सॉल्ट में चार्जेस हैं या नहीं है? और जो सॉल्वेंट है जिसमें तुम डिसॉल्व कर रहे हो उसमें भी चार्जेस दिख रहे हैं. दिख रहे नहीं दिख रहे हैं बच्चों? तो लाइक डिसॉल्व लाइक. आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. वाटर इज द एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट. लाइक डिसॉल्व लाइक. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? तो वही चीज मैंने लिखी है, लाइक डिसॉल्व लाइक. पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा. अभी इस स्टेटमेंट को लिख लो जो मैंने बताई है, ये जो लिखा है. फिर आते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम. बेरिलियम shows diagonal relationship with aluminium. ठीक है बच्चों, let us have a look at that. Both are silvery white and both are good conductor of electricity. पहली चीज, अगर तुम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो, किसको? बेरिलियम और एल्यूमिनियम को, तो दोनों के दोनों स्लाइडली रिएक्ट करेंगे. उसके बाद दे टर्न पैसिव. पैसिव का मतलब फर्दर रिएक्शन स्टॉप्स. समझ आया नहीं आया? बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्ट करते हैं, थोड़ा रिएक्ट करेंगे, एक लेयर बन जाएगी दोनों के ऊपर, और उस लेयर के बनने के बाद रिएक्शन स्टॉप्स. दे टर्न पैसिव विद कंसंट्रेटेड HNO3. इनिशियली थोड़ी रिएक्शन होगी, लेकिन जो लेयर बनती है दैट रेंडर्स इट पैसिव. रिएक्शन स्टॉप्स. बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक. ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? नेक्स्ट, दे बोथ रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस. एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं ये. क्लियर है बच्चों? बताया या नहीं बताया ये चीज? एल्यूमिनियम का बता था मैंने, बेरिलियम का भी बता दिया. एंड दे बोथ कंबाइन विद नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरॉन. रटने का है. इस पॉइंट को अगर छोड़ भी देते हो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे. और ऊपर जाना है? ओके, नोट इट डाउन क्विकली. बच्चों अभी तो थोड़ा सा है, भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि आज तुमने कई चीजें पढ़ ली, और कई चीजों में भी ऐसी चीजें क्योंकि वो तुम्हें पूरी नहीं आती. हाइब्रिडाइजेशन है, थोड़ा सिर के ऊपर से आ रहा है. मुझे पता है इट इज अ टफ क्लास, मैंने पहले ही बोला था इट विल बी टफ. डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारा S ब्लॉक से रिलेटेड है. जो मैंने बेरिलियम और एल्यूमिनियम, लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में बताया, दीज आर एक्चुअली योर S ब्लॉक. और जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट रिलेट्स टू योर केमिकल बॉन्डिंग. तो आई नो इट इज टफ, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ बेटा, अभी तो चल रही है, होने वाली है खत्म ये वाला टॉपिक. अरे यू हैव टू मैसेज, वन सेक.
बच्चों बोथ टर्न पैसिव विद कंसंट्रेटेड HNO3, मतलब एक बार रिएक्ट करा, एक लेयर बना दी अपने सरफेस पे, और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप्स। पैसिव मींस नॉट रिएक्टिंग। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। एम्फोटेरिक कौन से हैं तुम्हें पता है? विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जैसे Al2O3, AS2O3, ZNO, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? उनके एग्जाम्पल याद कर लो। NO, N2O, CO, एक मैंने लिखा नहीं, अब लिख रहा हूं, H2O। दे डू नॉट रिएक्ट विद आइदर एसिड और बेस, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ओके, alkali means base, water soluble bases. Note it down guys quickly. Note it down बच्चों। AS2O3, ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? श्योर। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखे हैं। विच आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूट्रल, एग्जाम में आ रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लेट अस गो ऑन टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये फिर ऐसी चीज है जो पूरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, इट विल टेक टाइम। When magnetic field is applied to substances, two types of magnetic behavior are observed. दो चीजें हो सकती है, या तो सब्सटेंस बिहेव करे एज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, या इट बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक। ये करवाया मैंने, करवाया है, थोड़ा सा आइडिया दिया होगा। डायामैग्नेटिक वो होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाउ टू आइडेंटिफाई डाया है या पैरा है? हम कहेंगे डायामैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, जैसे NaCl। तुमको सर NaCl में कैसे देखें? यार Na+ को देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। इनर्ट वाले को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं होती? Cl- में भी पूरा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो दे आर पेयर्ड अप। H2O अगेन पेयर्ड अप। क्लियर है बच्चों? पैरामैग्नेटिक हैव गॉट वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक में देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे Cu2+, Fe3+, Cr3+। O2 में समझ नहीं आ रहा होगा हाउ इट इज पैरामैग्नेटिक, मैंने तुम्हें लिख दिया है, इट इज वाया MOT। बताऊंगा मैं, बॉन्डिंग में बताऊंगा MOT क्या है। बाकी सारे पैरामैग्नेटिक दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। कॉपर क्या होता है? 4s1 3d10 होता है। हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हटा रहे हैं कॉपर में से? 2। तो पहला S में से जाएगा और दूसरा D में से जाएगा। 3d9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? एक है अनपेयर्ड, दैट इज वाइड इज पैरा। मतलब इनको तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो, O2 को नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैंने बता दिया O2 कैसे पैरामैग्नेटिक है, वाया MOT। क्लियर है बच्चों? गॉट इट? गुड। एंड substances which are strongly attracted by external magnetic field, इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। दे आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल। याद करने का है बच्चों,
आते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। ये सारे क्या होंगे जिनको देखो गाइस, इनऑर्गेनिक में प्योरली तुम्हें याद करना, याद जरूर होना चाहिए। याद नहीं होगा तो यू आर स्टक, और तुम्हें नहीं पता क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। तो आइडिया है तुम्हें पूरा याद करना पड़ता है। उसमें या तो समझने की ट्रिक्स है या याद करने की कैपेसिटी है बच्चों की, जो उन्हें हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। हाँ, मेरे पास नहीं है वो। ठीक है ना गाइस, मैं तो प्योर एंड सिंपल याद करने में बिलीव करता हूँ, और याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे याद करते हैं। दैट इज द ओनली वे। हाँ हाँ, बच्चों कर लिया नोट? नोटेड इट डाउन। अभी जो इंफॉर्मेशन अभी मैं लिख रहा हूँ ऊपर करूँ? ओके, नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। अच्छा गाइस, मैं क्वेश्चन दूं तुम्हें, अगर नोट कर लिया है तो। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जस्ट आया, मैंने कहा चलो पूछता हूँ बच्चों से। मुझे बताओ, सीआर, सीआर में जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? क्रोमियम में, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? वाया एमओटी, वाया एमओटी। गाइस मुझे बताओ, क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी? कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d5। एक इलेक्ट्रॉन हटा चुके हो, अब तुम्हारा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, कम होगी? एंड वाई? एंड वाई? हाफ फील्ड है, डी हाफ फील्ड है भाई। डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो या 5 हो, दैट रिजल्ट इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। अब ये चीज मैं देखो, सारी चीजें मैं नहीं लिखवा सकता, लेकिन आइडिया इस, तुम्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड देन डू योर आंसर, गेट योर आंसर। तो ये आया नहीं आया? हाँ बेटा। बेटा वो क्यों करोगी, वो तो तुमने 9th या 10th में पढ़ा था, 2887 क्यों करोगे? नहीं बेटा, वो तो करना ही नहीं है, एसपी के टर्म में करना है। ऑफ प्रिंसिपल के बिना तो तुम, देयर वाज लॉन्ग टाइम बैक जो तुम केएलएमएन करते थे। बच्चों समझ आया नहीं आया? प्लीज, क्लियर और नॉट? ओके। बाकी तो गाइस ये प्योरली लिखने का है, लिखते आओ। एन इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। हमें बताए, एक इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, एक इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। हाँ ना बच्चों? ये स्टेटमेंट है गाइस, इनको समझने के अलावा बस मैं तो ये कहूंगा याद कर लो। इट द स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, व्हेन इट स्पिन्स इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल में, मतलब ऑर्बिटल कंप्लीटली जब फिल्ड होता है, तो द स्पिन्स आर ऑपोजिट। एक स्पिन अप स्टेट का, एक स्पिन डाउन स्टेट का, और इनकी जो फील्ड होती है दे गेट कैंसल्ड आउट, रिजल्टिंग इन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। क्लियर है बच्चों? गुड। लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, इट विल हैव सम वैल्यू। और क्या वैल्यू होगी उसकी? इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा मैग्नेटिक जो मोमेंट है दैट इज नॉट जीरो। क्लियर है बच्चों? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और उसमें ज्यादातर भी जो मैग्नेटिक मोमेंट हम देखते हैं वो क्या देखते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला जो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, रूट n इंटू n प्लस 2।
where n are the number of unpaired electrons. Bm is Bohr magneton, बताया था। आइडिया इस पूरी इंफॉर्मेशन में काम की चीज जानते हो क्या है? ये जो तुम्हें करवा रखा है। नहीं ऐसी स्टेटमेंट तुम्हें, ये स्टेटमेंट क्या होती है? ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आएंगी तो एज इट इज उठ के आएंगी। स्टेटमेंट तुम 2 बार लिख लोगे, यू रियलाइज कि हाँ अगर क्वेश्चन आया इस टाइप का कि मैग्नेटिक मोमेंट किन में कैंसिल आउट हो रहा है, किन में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम इसे पहली बार एग्जाम में देखोगे, यू विल लीव इट कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तुम इसे 2 बार पढ़ लो एंड देन यू जस्ट लीव इट, कि एग्जाम में जब ये आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा, हाँ यार कुछ हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। हाँ बेटा बोलो। ओके फाइन। मैग्नेटिक मोमेंट ये जो है, जो फॉर्मूला √n+2 बोर मैग्नेटॉन है, इट इज फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन में कई बार आएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज से 3.87 एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुम्हें पता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए? √n+2। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गॉट इट? नाइस, फाइन बच्चों, जस्ट अ सेकंड।